जैसा कि आप जानते हैं कंप्लीट एग्रीकल्चर की जो सीरीज है 3100 प्रश्नों वाली, उसका आज तीसरा दिन है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ट्यूटोरियल टेसी पॉइंट में। आपने पहले और दूसरे दिन का जो पार्ट था उसमें बड़ा सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज वाला जो दिन तीसरा है हमारा डे 3 है, इसमें हम सरसों, अरहर, मटर, कपास और आलू के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। तो देखते हैं, जो इससे पहले वाला एपिसोड था उसमें 400 क्वेश्चन हो गए थे और चने के खेती के कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो उनको हम इसमें कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि चने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं? प्री फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट। ये ध्यान रहे, जो चना होता है उसमें प्री फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग के टाइम हम नहीं दे सकते, इसलिए प्री फ्लावरिंग है, क्योंकि अगर फूल आने के समय सिंचाई कर देंगे तो फूल झड़ जाएंगे, जिससे कि नुकसान हो जाएगा। तो प्री फ्लावरिंग है। और पॉड डेवलपमेंट है, जब फली का विकास होता है जिसमें दाने लगते हैं। अगला प्रश्न है निपिंग एंड टॉपिंग। तो चने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है, निपिंग एंड टॉपिंग। निपिंग में जो है ब्रांचेस हटाते हैं, टॉपिंग में हम जो ऊपर की ब्रांचें होती है वो थोड़ी काट देते हैं, जिससे उनका जो ब्रांचियल डेवलपमेंट है, जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे जो फलियाँ होती हैं वो पौधे पर ज़्यादा लगती हैं। अगला प्रश्न है रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है? तो चने का जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम होता है। आप जनरली जानते ही होंगे कि जो चना है वो द्विबीजपत्री पौधा है, दालों वाला पौधा है, तो उसमें मूसला जड़ पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम। अगला प्रश्न है चने की पत्तियों में खट्टापन होता है। तो चने की पत्तियों में जो खट्टापन होता है वो मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से होता है। अगला प्रश्न है चने का जो फल है वो किस प्रकार का होता है? बॉटनी के हिसाब से तो वो पॉड टाइप का होता है, फली होती है। और चने की जो उपज है वो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर है। अब यहाँ पर चने की फसल समाप्त होती हुई, अब यहाँ पर जो है अरहर की खेती स्टार्ट होगी। इसके क्वेश्चंस होंगे। तो अरहर जो है वानस्पतिक नाम कैजानस खजान है, कुल फैबेसी है। प्रोटीन जो है 22 से 24.5% तक अलग अलग प्रजातियों में पाया जाता है। अरहर जो है भारत की क्या दलहन फसलों में सबसे प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है इन इंडिया 90% एरिया एंड 85% प्रोडक्शन ऑन ग्लोबल बेसिस। तो भारत जो है वो विश्व का 90% क्षेत्रफल और 85% प्रोडक्शन करता है विश्व स्तर पर। अगला प्रश्न है अरहर है, तो अरहर क्या क्या है? डीप रूटेड क्रॉप है, गहरे जड़ वाली फसल है, सेल्फ पोलिनेटेड है, स्वपरागित फसल है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, C3 प्लांट है, तो शॉर्ट डे प्लांट है। तो इसमें हमने देखिए 6 क्वेश्चन एक साथ ही 5 क्वेश्चन कवर कर दिए, तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो अरहर जो डीप रूट है, इसी वजह से इसे बायोलॉजिकल प्लॉ भी बोलते हैं, कि ये जैविक हल है, जो स्वतः ही मतलब कोई अलग से यंत्र नहीं है, गहरे में जाता है और मिट्टी में की दशा सही करता है। अगला प्रश्न है मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप अमॉन्ग मेजर पल्स लाइक ग्राम। तो अरहर जो है बहुत ही सूखा सहन करने वाली फसल है दूसरे दालों की अपेक्षा। अगला प्रश्न है अगेती जातियों के बीज। अरहर की जो अगेती किस्में हैं जो जल्दी बोई जाती हैं, उनका जो सीड रेट है वो 14 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। और इनका जो स्पेसिंग है, हमने साथ में स्पेसिंग भी लिख दिया है, 60 गुणे 20 सेंटीमीटर। रो टू रो जो रहेगा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। किसमें? अगेती जातियों में। अब जो लेट वेराइटीज़ हैं, पछेती जातियाँ हैं, उनकी सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम हो गई है। और ये स्पेसिंग आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़, जो कम समय में उगाई जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। तो ओपास 120, प्रभात, ICPH 8, तो ये तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। अगला है ICPH 8। ICPH 8 के बारे में कुछ है। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ अरहर, ये अरहर का फर्स्ट हाइब्रिड है इन वर्ल्ड डेवलप एट इक्रीसेट। नेक्स्ट मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी मुक्ता, ये विल्ट रेसिस्टेंट है, उकटा अवरोधी प्रजाति है। साथ में ही आप हमें ये भी बताएं इक्रीसेट का क्या फुल फॉर्म है, हमारे कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट जुड़े हमसे। अगला प्रश्न है लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी पूषा 9, बीज दर क्या है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आपको बता चुके हैं। बुआई का समय जून का प्रथम पखवाड़ा। पखवाड़ा होता है जो शुरू के 15 दिन होते हैं, फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ जून इज बेटर ऑफ सोइंग टाइम, वेटिंग फॉर सोइंग टाइम। फिर है अरहर का उत्पत्ति स्थान साउथ अफ्रीका। अरहर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ये भारत में पूछा गया है। अगला है अरहर की सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य की है? तो उत्पादकता में बिहार है और उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। हम पहले वाले भी पार्ट में बता चुके हैं, जो उत्पादकता होती है वो पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग होती है, उत्पादन जो है वो टोटल एरिया से देखा जाता है। अगला प्रश्न है अरहर की वह अगेती जाति जो विलंब होने पर भी अच्छी उपज देती है, तो वो है पारस। तो ये तो थी अरहर की क्रॉप, देख लेते हैं एक बार।
ये सारी किस्में अच्छी किस्में थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कपास की खेती स्टार्ट होती है, कॉटन की। तो प्रश्न है, कपास को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो कपास को वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की फैमिली है? तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है। अगला है प्रश्न, बीटी कॉटन इज अफेक्टिव अगेंस्ट बॉलवर्म। बीटी जो टर्म है ये बैसिलस thuringiensis, इसमें जो है ये डेवलप किए जाते हैं स्पेशली। तो जो बीटी कॉटन है वो किसके लिए इफेक्टिव है? बॉलवर्म जो ये कीट होता है उसके लिए प्रतिरोधी टाइप का है। अगला प्रश्न, कपास का उत्पत्ति स्थान है? तो भारत, क्योंकि कपास का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। विश्व में भारत कपास के क्षेत्रफल में प्रथम है, और विश्व में चीन जो है उत्पादन में प्रथम है। तो क्षेत्रफल में इंडिया और उत्पादन में चाइना। अगला प्रश्न है, कपास की फैमिली है? तो मालवेसी कुल का पौधा है, कवर कर चुके हैं। खेती के उद्देश्य से उगाया जाने वाला कपास एक वर्षीय होता है, जो हम फसल के लिए उगाते हैं। कपास में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि कपास में जो ब्रांचेज होती हैं कितने टाइप की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोपोडियल होती हैं और सिम्पोडियल टाइप की होती हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या खासियत है। जो मोनोपोडियल टाइप की ब्रांचेज होती हैं उन्हें वेजिटेटिव शाखाएं कहते हैं। इन पे जो पत्तियां वगैरह रहती हैं वो रहते होंगे। और जो सिम्पोडियल है ये रिप्रोडक्टिव है, मीन्स इसमें जो भी बीज है कपास का जो बिनोला वगैरह है वो इन पर रहता होगा। अगला प्रश्न है, कपास की 20 जातियों में से, ये नोटेबल क्वेश्चन है, कुल जातियाँ कितनी होती हैं? 20 होती हैं, जिसमें सिर्फ 4 ही उगाने योग्य हैं, 4 ही कल्टीवेटेड हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बारबेडेंस। तो जो ये गॉसिपियम आर्बोरियम हर्बेशियम है ये एशियाटिक कॉटन है, और इनको जनरली अमेरिकन कॉटन के नाम से जानते हैं। तो गॉसिपियम आर्बोरियम जो है वो 2n बराबर 26 डिप्लॉयड हैं ये दोनों। यहाँ पर 2n दिया गया है इसलिए 26 है। अगर हेप्लॉयड पूछा जाएगा इनका हेप्लॉयड कितना क्रोमोसोम होगा तो वो 13 होगा। अगला है, ये दोनों कपास देसी कपास अथवा एशियाटिक कपास के नाम से जानते हैं। इन दोनों की जो बात हुई थी इन दोनों की। अगला प्रश्न है, गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बारबेडेंस, ये जो अमेरिकन थे, 2n बराबर 52, 2n बराबर 52, इनका भी अगर हेप्लॉयड पूछा जाएगा तो इनका आधा हो जाएगा। टेट्रापोलाइड है, ये भी टेट्रापोलाइड है, जनरली कॉल्ड अमेरिकन कॉटन। ठीक है, इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाइब्रिड 40% एरिया, तो एरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया है कपास को, देख लेते हैं। तो जो हाइब्रिड कॉटन है वो 40% एरिया को कवर करता है, जो हिर्सुटम है 36%, 16%, ये सब देख लीजिएगा, ये चारों हैं, पांचों। अगला प्रश्न है, वैरायटीज़, तो देसी कपास की उन्नत किस्में, जो प्रजातियां हैं, तो देसी कपास की कौन कौन सी हैं? श्यामली बहुत ही प्रचलित है, श्यामली और लोहित, G27, LD133, ये सभी देसी कपास की उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकन कपास की किस्में, तो कौन कौन सी हैं? प्रमुख है बीकानेरी नरमा, H777, SH131, तो ये सभी अमेरिकन कपास की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड प्रजातियाँ, तो हाइब्रिड प्रजातियों में बारालक्ष्मी, मरु विकास, सविता, सूर्या, सेकंड 4 और धनलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन, ये नोटेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बारालक्ष्मी है, और बारालक्ष्मी कैसी प्रजाति थी? बारालक्ष्मी जो है हाइब्रिड प्रजाति थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो गए। ये इंटर स्पेसिफिक, ये फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक है कॉटन की। अगला प्रश्न है, देसी कपास की बीज दर है, तो देसी कपास की जो बीज दर है वो 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर हमने स्पेसिंग भी दे रखा है साथ में, जो देसी कपास का जो स्पेसिंग है, अंतरण है, तो जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 67.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू है, हमने लिखा नहीं है, और ये 30 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं अमेरिकन कपास की बीज दर की, तो 15 से 25 किलोग्राम, इसका भी स्पेसिंग वही है। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कपास की बीज दर, तो हाइब्रिड कपास की बीज दर 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, इसका स्पेसिंग चेंज हुआ है, सीड रेट भी चेंज हुआ है, स्पेसिंग है 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, बीटी कॉटन की बीज दर है, तो बीटी कॉटन किसके अगेंस्ट था? बीटी कॉटन जो है बॉलवर्म जो कीट था उसके अगेंस्ट था। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। बीटी कॉटन बॉलवर्म के इफेक्टिव था, अगेंस्ट था। तो आगे बढ़ते हैं।
तो बीटी कॉटन की सीड रेट कितनी है, 1 to 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुआई का समय। तो जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया, आप जानते हैं भारत में इतनी विविधताएं हैं, इस वजह से स्विंग टाइम भी चेंज रहता है। तो उत्तर भारत में जो बुआई का समय है वो मई का प्रथम पखवाड़ा है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, 1 से 15 जून तक, 15 मई तक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में बुआई का समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। मध्य भारत जो मिडिल इंडिया अपना है, सेंट्रल इंडिया। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में बुआई कब करेंगे, सितंबर अक्टूबर में। फिर आता है जिनिंग परसेंटेज। तो जो कपास में जिनिंग परसेंटेज होता है वो 30 से 35% होता है। कपास में जिनिंग तथा टॉपिंग दोनों प्रमुख क्रियाएं हैं। हर क्रॉप में कुछ ना कुछ क्रियाएं होती है, जैसे चने की निपिंग और टॉपिंग थी, इसमें जिनिंग और टॉपिंग है। अगला प्रश्न है, कपास के प्रमुख खरपतवार हैं, तो कौन कौन से हैं, ट्राइएंथिमा है और इकाइनोकोला है, ये दोनों ही प्रमुख खरपतवार हैं कपास के। अगला प्रश्न है, कपास के प्रमुख फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, रेड लीफ, लिटिल लीफ और क्रिंकल लीफ। अब देख लेते हैं इनका क्या रीजन हो सकता है। तो कपास का जो छोटी पत्ती है वो जिंक की कमी से होता है। क्रिंकल लीफ मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। अगला है लेंट परसेंट इन कॉटन। लेंट ये मतलब कितना रुई रहता है कपास से, 33% दिखा है लेंट परसेंट। फिर है फाइबर मैच्योरिटी मेजर्ड बाई। तो ये मशीन है जो फाइबर को की जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है रेशे की, वो मापती है, इसका नाम एरिलोमीटर है। अगला प्रश्न है, ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड। कपास का जो बीज होता है उसमें भी तेल की मात्रा होती है, कितनी होती है, 14.5 से 25.6%। अगला प्रश्न, कॉटन फाइबर इज आउट ग्रोथ। असल में कॉटन फाइबर होता क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्न रखा है। तो ये आउट ग्रोथ ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ सीड कोट। तो सीड कोट की जो एपिडर्मल सेल होती हैं उसी की ग्रोथ होता है फाइबर। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे प्रमुख कीट है पिंक बॉलवर्म, इसे गुलाबी सुंडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है कपास का प्रमुख कीट है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से सरसों की खेती स्टार्ट होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो अरहर, कपास और चने के कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सरसों की खेती यहाँ से। जिन स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल टेसी पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरसों खेती का वानस्पतिक नाम ब्रिस्का स्पीसीज। इसमें स्पीसीज इसलिए जोड़ा है क्योंकि काफ़ी प्रजातियां हैं इसके अंदर, काफ़ी डाइवर्सिटी है। देखते हैं, सरसों की फैमिली है ब्रेसिकेसी, इसका क्रूसीफेरी नाम भी है, इसलिए दोनों नाम साथ में कर दिए। सरसों के लिए उपयुक्त मृदा है तो वो मटियार दोमट भूमि है, क्योंकि सरसों जो है हल्की मृदाओं में भी अच्छा ग्रो करती है, बलुई दोमट में भी अच्छा ग्रो करती है, तो यहाँ पर मटियार दोमट भूमि अच्छी रहेगी। फिर सरसों में पंजेंसी जो तीखापन होता है किसके कारण होता है, तो वो आइसोथायोसाइनेट की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, सरसों की बीज दर है। सरसों की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और तोरिया की जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोनों को फिर एक बार देख लेते हैं। सरसों की बीज दर 5 से 6, तोरिया की 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, राई या लाहा जो इंडियन मस्टर्ड है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी क्लासिफिकेशन आने वाला है। तो राई या लाहा इंडियन मस्टर्ड, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेस्का जिनसिया और क्रोमोसोम नंबर 36। फिर आती है भूरी सरसों इंडियन रेप। तो जो ब्राउन सरसों है उसका है ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा, इसका क्रोमोसोम 20 होता है। फिर आया पीली सरसों ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस, यहाँ पर कंपेस्ट्रिस हो रहेगा, वैरायटी येलो सरसों, क्रोमोसोम 20 ये तोरिया है टर्निप रेप, ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस वैरायटी तोरिया। एक बार इनको फिर ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाएगी अगर ध्यान नहीं रखा आपने इनका क्लासिफिकेशन। तो जो राई या लाहा है इंडियन मस्टर्ड ब्रेस्का जिनसिया, भूरी सरसों ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा, क्रोमोसोम नंबर 20, पीली सरसों ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस वैरायटी येलो सरसों, और तोरिया का टर्निप रेप ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस वैरायटी तोरिया। इसमें देखिए पीछे तोरिया है, इसमें येलो सरसों, जिससे आसानी हो जाएगी दोनों को कवर करने में। क्रोमोसोम नंबर का क्या है कि क्रोमोसोम नंबर जो है इन दोनों में सेम ही है, 20 है, इसमें 36 है और इसमें तोरिया में भी 20 हैं, तो इन तीनों में ही 20 हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, भूरी सरसों की प्रमुख प्रजातियां। तो भूरी सरसों की कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं देख लेते हैं। तो भूरी सरसों की प्रमुख प्रजातियां हैं पूसा कल्याणी, BS2 BSH1। तो
तो ये भूरी सरसों की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। पीली सरसों की उन्नत किस्में टाइप 151, टाइप 42, K88, ये पीली सरसों की हैं। राई लाहा की उन्नत किस्में वरुणा क्रांति कृष्णा, करिश्मा, सौरभ, ऊषा, पूषा गोल्ड, प्रकाश, रोहिणी, वरदान। आपको बता दें जो वरदान है वो बरसिम की भी किस्म है, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला प्रश्न है अल्टरनेरिया झुलसा, सफ़ेद गेरुई तथा सरसों के माहू कीट के प्रति अवरोधी प्रजाति है। किरण जो वैरायटी है ये देखिए, अल्टरनेट झुलसा भी सफ़ेद गेरुई और माहू कीट के प्रति अवरोधी है, रेसिस्टेंस है। किरण इसका और भी नाम है PVC 9221। अगला प्रश्न है 489वां प्रश्न है सरसों की नई प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं। नई प्रजातियों में लक्ष्मी, वसुंधरा, आशीर्वाद, बसंती, पूसा, जय किसान। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है ये पूसा जय किसान सरसों की। अगला प्रश्न, अब पूसा जय किसान से कुछ फैक्ट भी रिलेटेड हैं, देखते हैं। पूसा जय किसान इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ ब्रेस्का जंसिया डेवलप्ड इन द वर्ल्ड बाय प्रोफेसर VL चोपड़ा। तो समझ लीजिए कि ये फर्स्ट वैरायटी है जो ब्रेस्का जंसिया की, जो दुनिया में मतलब पहली बार VL चोपड़ा जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, वो भी किसकी मदद से, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। NRC HB 506 फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया, नोटेबल पॉइंट है ये। NRC HB 506 ये फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड इन इंडिया। और पूसा जय किसान फर्स्ट वैरायटी। आगे बढ़ते हैं। डेवलप्ड बाय DRMR, जो ये NRC HB 506 था, इसको ये DRMR जो भरतपुर में जो सरसों का अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। आप हमें वो क्रीसेट और हमने DRMR दिया है, प्रश्न आपको दिए हैं, इसके फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आता है कम समय में तैयार होने वाली राई की किस्म है। तो वह है पूसा अग्रणी लाहा, ये कम समय में ही तैयार हो जाती है और राई की किस्म है ये। अगला प्रश्न है बुआई का समय। तो सरसों तथा राई को 1 से 15 अक्टूबर के बीच हम बो सकते हैं, तोरिया को सितंबर में। तोरिया वाला प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, बीज उपचार किससे करते हैं। तो बीज उपचार बाविस्टन या ब्रोसिकॉल से कर सकते हैं। उर्वरक की मात्रा 80 से 100 और 40-40, ये N है 80-100 NPK के हिसाब से ही हम लिखते हैं। तो 80-100 किलोग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास हो जाएगा पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। फिर आता है खाद की मात्रा, जो कंपोस्ट या गोबर की खाद होती है वो 15 से 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से देनी चाहिए। फिर है प्रथम सिंचाई कब करेंगे। तो प्रथम सिंचाई करेंगे फूल निकलने की स्टेज पर। अगला प्रश्न है प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं। डैम्पिंग ऑफ है, झुलसा है, डाउनी मिल्ड्यू है। तो ये तीनों प्रमुख बीमारियां हैं। सरसों के प्रमुख कीट देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख कीट हैं। आरा मक्खी, माहू और बिहार हैरी कैटरपिलर। अगला प्रश्न है पीली तथा भूरी सरसों में तेल का प्रतिशत होता है। ऑयल परसेंटेज पूछा जाता है कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में, तो देख लेते हैं। तीनों का लिखा है, पीली भूरी सरसों का कितना है, 35 से 48%, राई का 33 से 42, तोरिया का 33 से 46, और तारामीरा एक ऑयल सीड क्रॉप तो नहीं है, लेकिन सरसों की कुल में नहीं आता, लेकिन ये सरसों की जैसे इसकी खेती करी जाती है, तो 30 से 35%। अगला प्रश्न, सरसों में पृथक्करण दूरी है, आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है, शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए दो फसलों से दूरी रखी जाती है, तो सरसों की कितनी है, 200 मीटर। तो सरसों की आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर है। तो यहाँ पर हमारी जो है ये सरसों की खेती खत्म होती है। अगला प्रश्न है, अगली खेती स्टार्ट होती है मटर की खेती। तो मटर की खेती देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, इसकी फैमिली है पोएसी, दाल कुल का पौधा है। मटर के ताज़े हरे दानों में प्रोटीन की मात्रा 7.2%। आपको जनरली ये हर जगह लिखा मिल जाएगा, लेकिन जो हरे दाने प्रोटीन परसेंटेज है ये काफ़ी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, 7.2% है। जो सूखे दाने होते हैं उसमें 22.5%। अगला प्रश्न है, मटर एक ऐसी फसल है जो सब्जी तथा दाल दोनों रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मटर उगाने वाले जो प्रमुख देश हैं वो उनमें चीन है, रूस, भारत, इथोपिया, अमेरिका आदि हैं। मटर के लिए जो जलवायु है वो शुष्क तथा ठंडी जलवायु इसके लिए फेवरेबल रहती है। जर्मिनेशन अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगला है मटर की खेती के लिए भूमि का चयन। तो बलुई दोमट से लेकर मटियार भूमि तक इसके लिए यूजेबल हो सकती है। पीएच वैल्यू 6 से 7.5। और मटर की जो उन्नत किस्में हैं, तो यहाँ पर हमने वही किस्में रखी हैं जो मोस्ट पॉपुलर किस्में हैं।
तो रचना, स्वाति, अपर्णा, शिखा, पंत मटर 5, मालवीय मटर 2 और मालवीय मटर 15। तो ये सभी कैसी किस्में हैं, बहुत ही पॉपुलर किस्में हैं मटर की। अगला प्रश्न है, अन्य प्रजातियां भी दी गई हैं, पंत, उपहार, जवाहर मटर। आगे बढ़ते हैं, मटर की बीज दर है, तो मटर की बीज दर 75 से 100 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, बोने का उचित समय। तो बोने का जो उचित समय है दाल वाली मटर का, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और सब्जी वाली मटर का बीज दर 75 से 80 किलोग्राम। ये देर से बोने हैं, तो अगर देरी से बोई जाए और समय से अगर बुआई करोगे तो मटर का जो एक्चुअली सीड रेट है वो 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगला प्रश्न, सब्जी वाली मटर की प्रजातियां। वो जो ऊपर वाली प्रजातियां थी वो दाल वाली मटर की थी, जो सब्जी वाली मटर है वो अर्किल, बोनविले, अर्ली बेजर, ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी हैं। अगला प्रश्न है, बीज बोने की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, खाद 200 कुंटल खाद जो कंपोस्ट खाद होगी गोबर की, उर्वरक की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस। जहाँ तक पोटास की बात है तो सॉइल टेस्टिंग के बाद ही पोटास का जो मात्रा होता है वो हम लोग एक्यूरेट करते हैं। अगला प्रश्न है, शीघ्र तैयार होने वाली मटर की उपज 60 से 70 कुंटल हरी फलियाँ मिल जाती हैं और देर से 80 से 100 कुंटल हरी फलियाँ मिल जाती हैं। और जो दाने के लिए करते हैं उसमें 20 से 25 कुंटल दाने मिल जाते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस 100 मीटर। आइसोलेशन डिस्टेंस वो होती है, हम फिर बता देते हैं कि अगर हमें शुद्ध बीज चाहिए होता है तो दूसरी फसल से दूर ही रखते हैं। मटर कैसी फसल है, स्वपरागित फसल है। तो इन सारे पॉइंट्स के साथ मटर की फसल यहाँ पर समाप्त होती है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आलू की खेती, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट खेती है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका एक निकनेम भी है, सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल, क्योंकि ये हर सब्जी के साथ यूजेबल है। इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम, फैमिली सोलेनेसी, उत्पत्ति स्थान पेरू, दक्षिणी अमेरिका। और ये कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप जो है ये मतलब मार्केटेबल, इसका वैल्यू ज़्यादा रहता है। आलू भारत में लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, जो 537वां क्वेश्चन हमारा है, तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। और इसका जो भारत में उपयोग हुआ सबसे पहले अजमेर शहर में हुआ था सन 1915 में, सर थॉमस रो की एक दावत में। अगला प्रश्न, आलू में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है 18%। आलू में प्रोटीन प्रतिशत है 2%। आलू से ग्लूकोज, स्टार्च, शराब, साइट्रिक अम्ल, चिप्स आदि उत्पाद बनाए जाते हैं। आलू के लिए उचित पीएच मान है 5.5। और आलू जो फल का प्रकार है वो बेरी टाइप का है। टमाटर भी बेरी टाइप में आता है। अगला प्रश्न, आलू स्टार्च तथा विटामिन B1 का अच्छा स्रोत है, ये भी नोटेबल पॉइंट है। पौधे की वृद्धि के लिए जो तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, कंद बनने के लिए तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। आलू की फसल से तापमान वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये दो हो गए, पौधे की वृद्धि के लिए और कंद बनने के समय। अब आते हैं, इसमें कुछ टर्म आते हैं, जैसे TPS हो गया। तो TPS का पूरा नाम क्या है, ट्रू पोटैटो सीड। किसने विकसित किया, रामानुजन ने विकसित किया। अब ये होता क्या है, इसमें जो है आलू के बीज तैयार किए जाते हैं, जो बोटेनिकल जो बीड होते हैं, एक तरीके से जो सीड होते हैं। तो सीड के हिसाब से 100 से 150 ग्राम बीज पर हेक्टेयर नर्सरी के लिए उपयुक्त होते हैं। जबकि ये बस एक टेस्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसको हम व्यावसायिक रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यावसायिक हेतु हम कंदों का यूज करते हैं, डायरेक्ट आलू का ही उपयोग कर लेते हैं। तो आलू की जो बीज दर है कंद वाली, समूचे कंद जो पूरे बिना काटे हुए 20 से 25 कुंटल, जिनका साइज 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास हो, तो 25-30 कुंटल मात्रा होनी चाहिए। अगर उन्हें काट कर बोएं तो काट कर बोने पर 12 से 15 कुंटल। एक और टर्म आया है SPT, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये TPS था और ये SPT है। इनके फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सीड प्लॉट टेक्निक, विकसित की पुष्करना जी ने। SPT में क्या होता है कि इसमें डिजीज फ्री पोटैटो तैयार किए जाते हैं मैदानों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए। जनरली वायरल फ्री जो होता है, डिजीज फ्री ट्यूबर तैयार किए जाते हैं SPT में। तो इसी का नाम सीड प्लॉट टेक्निक है, पुष्करना जी ने दी थी, इसको विकसित किया था। अब आलू के बारे में जान लेते हैं। आलू एक बहुवर्षीय पौधा है, लेकिन फसल की दृष्टि से एक वर्षीय ही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन तथा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है, दोनों में, उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी। आलू का जो प्रोपोगेशन है वो हम कंद के द्वारा करते हैं। नई फसल किसके द्वारा लेते हैं, कंद के द्वारा लेते हैं। आलू C3 और शॉर्ट डे प्लांट है। आलू की अगेती किसमें क्या क्या है देख लेते हैं।
जो आलू की अगेती किस्म है उसमें कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी अलंकार, कुफरी नवताल, कुफरी लवकार। आप लोगों से, आप सभी स्टूडेंट से मेरी एक सजेशन है कि आलू की जितनी वैरायटीज़ हैं उनको रट लीजिएगा। एक दो वैरायटी हर साल लगभग पूछी ही जाती है। कुफरी की आलू की मध्यकाल फसलें देख लेते हैं। कुफरी शीतमान, कुफरी चमत्कार और कुफरी बादशाह, ये मध्यकालिक किस्में हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहला और दूसरा जो दिन था उसके नहीं देखे हैं लेक्चर, वो देख लें जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें। एग्रोनॉमी की आधी से ज़्यादा फसलें हम उसमें कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और 31 प्रैक्टिस सेट आपके लिए बना चुके हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। पीएचडी पीसीबी ग्रुप के लिए देख लें, वो आज आगे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आलू की जो पछेती किस्में हैं कौन कौन सी हैं? कुफरी सिंदूरी, कुफरी देवा, कुफरी सतलज। अगला प्रश्न प्रसंस्करण के लिए, मीन्स फूड प्रोसेसिंग, जैसे चिप्स हो गए बनाने उनके लिए, तो कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, ये जो वैरायटी है खाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगला प्रश्न है डिसऑर्डर। अब आलू में कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है ब्लैक हार्ट। इसमें क्या होता है कि आलू का जो कंद होता है उसके अंदर काला सा आ जाता है, हार्ड टाइप, मतलब उसका जो अंदर का भाग होता है वो काला हो जाता है। और क्यों हो जाता है? जब आलू स्टोर किया जाता है तो अगर जहाँ स्टोर किया गया उसमें ऑक्सीजन की कमी है, हवादार नहीं है, वेंटिलेटर का लो है, पुअर है, तो वहाँ पर ब्लैक हार्ट हो जाता है। हेलो हार्ट क्या है? हेलो हार्ट नाइट्रोजन की अधिकता से खेतों में नाइट्रोजन ज़्यादा दे दिया जाए तब हो जाता है। फिर आता है चिलिंग इंजरी। लंबे समय तक 0 सेल्सियस पर संग्रह करने पर चिलिंग इंजरी। आलू की सुप्तावस्था तोड़ने के लिए 1% थायो यूरिया का उपयोग करते हैं। सोलन ऐसी क्रॉप में केसीएल का प्रयोग नहीं करते हैं, जो पोटेशियम फर्टिलाइजर होते हैं। अगला प्रश्न है स्टोलन फार्मेशन। तो स्टोलन फार्मेशन जो होती है आलू में वो 20 से 25 दिन बाद होती है, और ट्यूबर 50 से 80 दिन बाद। अगला प्रश्न है आलू का प्रमुख कीट है। तो आलू का प्रमुख कीट पोटैटो ट्यूबर मोथ है। लीफ रोल इन पोटैटो, जो आलू में लीफ रोलिंग की प्रॉब्लम आती है वो वायरस के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है ट्रांसमिटेड बाई एफिड। तो जो ये वाला प्रश्न था लीफ रोल, ये वायरस से होता है लेकिन ये एफिड के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, एफिड के द्वारा। और एफिड का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो इसका एफिड का साइंटिफिक नेम माइजस पर्सिया। अगला प्रश्न व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। आलू की एक्स्ट्रा अर्ली किस्म है। तो आलू की एक्स्ट्रा अर्ली किस्म है कुफरी अशोका। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ पोटैटो, तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है? कुफरी शीतमान। मैदानी क्षेत्रों में अगेती किस्मों में बुआई का समय 25 सितंबर से 10 अक्टूबर। मैदानी क्षेत्रों में मुख्य फसल जो है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बोई जाती है। ये सोइंग टाइम है। ये अर्ली वैरायटी का था और ये मेन क्रॉप का था। अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई का समय, जैसे घाटियाँ हो गई, तो घाटियों में है सितंबर से फरवरी में, और जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनका मार्च से अप्रैल। आलू में कंपोस्ट खाद की मात्रा 250 से 300 कुंटल। उर्वरक की मात्रा जो है 100 से 80, उर्वरक की जो मात्रा है आलू में 180 किलो नाइट्रोजन, 80 से 100 किलो फास्फोरस और 80 से 100 किलो पोटास। क्योंकि आलू एक बहुत ही एग्जॉस्टिव क्रॉप है, ये सॉइल से बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपटेक करती है, तो इसलिए इसमें उर्वरक की मात्रा ज़्यादा रहेगी। अगला प्रश्न है आलू की प्रमुख बीमारियां हैं। तो अगेती झुलसा है, पछेती झुलसा और मोजैक। अगेती पछेती झुलसा बहुत ही प्रमुख बीमारियां हैं। अब देख लेते हैं अगेती झुलसा किसकी वजह से होता है। अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई और पछेती झुलसा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसकी एक तरह है अगेती में देखिए आ रहा है ना, उसमें ए आ रही है आगे, तो ये हो गया अगेती से अल्टरनेरिया और पछेती से फाइटोप्थोरा। अगला प्रश्न है मोजैक जो रोग है किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न अगेती फसल की खुदाई कब करते हैं? नवंबर से दिसंबर में। जो अगेती है हमारी अर्ली वैरायटी, और जो मेन क्रॉप है उसकी जो खुदाई है वो फरवरी से मार्च में करते हैं। अगला प्रश्न है अगेती तथा मध्य फसलों की उपज। अर्ली और जो मिड ड्यूरेशन वाली वैरायटीज़ हैं उनकी जो इल्ड होती है वो 175 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। पछेती फसलों में 300 से 400 कुंटल और पर्वतीय घाटियों में 200 कुंटल तक होती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आलू की फसल समाप्त होती है, यहाँ से बरसीम की खेती स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न है वानस्पतिक नाम। तो वानस्पतिक नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम,
इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बरसीम। फैमिली इसकी फैबेसी फैमिली है। ये भी दाल कुल का ही पौधा है। बरसीम भी एक दाल की ही श्रेणी में आती है। तो आपको मेरा एक सजेशन है कि आप इस सीरीज़ को जितने भी दोस्त हों आपके, आप शेयर करिएगा, जिससे इस सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाभ ले पाएँ इस कठिन समय, लॉकडाउन के समय में। तो बरसीम को सर्वोत्तम हरे चारे के रूप में जाना जाता है। बरसीम के लिए ठंडी तथा शुष्क जलवायु एवं अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। अब इसकी कुछ डिप्लॉयड वैरायटीज़ हैं, जैसे वरदान, मैंने आपको बताया था पिछले में, वरदान बरसीम की वैरायटी है। बरसीम लुधियाना और बुंदेल बरसीम 3 ये डिप्लॉयड वैरायटीज़ हैं। टेट्रापोलाइड में पूसा जॉइंट और टाइप 678। अगला प्रश्न है, बरसीम की समुचित वृद्धि के लिए 15 से 25 सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम होता है, 15 से 25 डिग्री का वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है, बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलियाई नामक राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। ये राइजोबियम कल्चर जनरली हर क्रॉप का अलग होता है, ये दालों में यूज होता है राइजोबियम कल्चर। इसका जो ये बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और अगला प्रश्न है, और इसका अंतिम प्रश्न है इस डे 3 का 6वां क्वेश्चन जो है, बरसीम की जो बीज दर है वो 30 किलोग्राम होती है, जिसमें 20 किलोग्राम टेट्रापोलाइड और 10 किलोग्राम डिप्लॉयड। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इस चैनल को वाइड स्प्रेड हो पाए, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।